हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज का जो बेसिकली टॉपिक है हमारा, जो हम लोग लास्ट क्लास तक में जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए, दैट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का न्यूमेरिकल पार्ट, उसी को आज हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ये आज न्यूमेरिकल पार्ट का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस था, जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा था और उसका हमने एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ किया था। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स का केस देखेंगे पॉइंट लोड के लिए। जैसा कि आप मेरे साथ यहां पे देख पा रहे होंगे, ओवर हैंगिंग बीम एज वेल एज कैंटिलीवर बीम, जब उसके ऊपर कोई पॉइंट लोड एक्ट करता है तो आज का ये जो लेक्चर होगा ये पॉइंट लोड के ऊपर होगा। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स जो होंगे उसमें मैं यूडीएल के बारे में बात करूंगा, फिर मिक्स क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब बेसिकली हम लोग यहां पे सबसे पहले अभी जो हम लोग पर्टिकुलर केस देखने जा रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे यहां पे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई ओवर हैंगिंग बीम हो और उसके ऊपर कोई पॉइंट लोड लगता है तो उसका एसएफडी बीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड का केस होगा। आने वाले लेक्चर्स में मैं यूडीएल और उसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तब जाके फाइनली आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, या आप कह सकते हैं कि आपका कंप्लीट हो जाएगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहां पे आप मेरे साथ लिखेंगे, जो हमारा जो इंपॉर्टेंट केस है वो हम लोग करने जा रहे हैं ओवर हैंगिंग बीम। आप मेरे साथ हेडिंग देंगे सारे लोग, ओवर हैंगिंग बीम विथ पॉइंट लोड। ओवर हैंगिंग बीम विथ पॉइंट लोड, इसका बेसिकली हम लोग यहाँ पे केस जो है स्टडी करेंगे कि अगर ओवर हैंगिंग बीम हो, उसके ऊपर कोई पॉइंट लोड लग रहा हो, तो कैसे एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करें। सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए रैंडम में कोई क्वेश्चन मैं आपके सामने उठा लेता हूं और उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवर हैंगिंग बीम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक ओवर हैंगिंग बीम ड्रॉ कर दिया है, जिसमें मैंने प्रोजेक्शन एक साइड से निकाल रखा है। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको मिले जिसे प्रोजेक्शन दोनों साइड से भी निकला हुआ हो, तो प्रोसेस सारा का सारा वही रहेगा जो अभी यहाँ पे आप देखेंगे। राइट, अब इस ओवर हैंगिंग बीम के ऊपर लेट अस अज्यूम कुछ लोड्स एक्ट कर रहे हैं। मान के चलो यहाँ पे एक लोड है ना, यहाँ पे एक लोड है और एक हमारा यहाँ पे एक लोड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो लोड है इसकी वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास है 10 न्यूटन। ये जो लोड हमारे पास एक्ट कर रहा है इसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन, और ये जो पर्टिकुलर लोड एक्ट कर रहा है इसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 6 न्यूटन। ठीक है, ये एक ओवर हैंगिंग बीम है। और ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, आई गेस सबको पता होगा। ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं वैसे टाइप ऑफ बीम को जो बीम सिंपली सपोर्टेड एज वेल एज कैंटिलीवर भी हो, या सिंपली सपोर्टेड में अगर कोई प्रोजेक्शन हमारा निकल रहा है, चाहे वन साइड चाहे बोथ साइड, तो वैसे बीम को कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। जैसे इस फिगर में देखेंगे तो मान ये सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ए से बी तक ये सिंपली सपोर्टेड है और बी से ई कैसा है, ये हमारा एक कैंटिलीवर है। ठीक है, और इसका हमको बोल रहा है एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए। देखिए आपके पास जब भी एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो मैंने आपको बताया है कि जो फिगर बनता है इसी के नीचे हम एसएफडी बनाते हैं और इसी के नीचे हम बीएमडी भी बनाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर बाय चांस आप इसके नीचे कुछ लिख भी देते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि आप एक बिल्कुल फ्रेश पेज में जाके फिर से डायग्राम बना सकते हैं और उसके नीचे एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आपके सामने एक ओवर हैंगिंग बीम है, इसका एसएफडी बीएमडी बोल रहा है, इसके ऊपर 3 पॉइंट लोड है, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन का। अब मैं कुछ स्पेसिंग्स की बात कर लेता हूं। ए से सी के बीच का स्पेसिंग है 2 मीटर, सी से डी के बीच का स्पेसिंग है 3 मीटर, और डी से बी के इस बीच का भी स्पेसिंग है 2 मीटर, और बी से ई तक का जो स्पेसिंग है ये मान लीजिए है 4 मीटर। ये जो स्पेसिंग है ये 4 मीटर है, और हमको बोल रहा है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, कभी भी मैंने आपको बताया है कि अगर वर्टिकल सपोर्ट का अगर कोई भी केस होगा तो सबसे पहला काम हमको करना होता है रिएक्शन निकालने का। जैसे अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको 2 सपोर्ट्स दिख रहे होंगे, सपोर्ट ए पे और एक सपोर्ट बी दिख रहा होगा। तो सपोर्ट ए पे रिएक्शन जो आएगा उसको हम कहेंगे आर ए, और सपोर्ट बी पे जो रिएक्शन आएगा उसको कहेंगे आर बी। तो मेरा सबसे पहला काम है आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड करने का। चलिए फाइंड करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग लिखेंगे टू फाइंड रिएक्शन। टू फाइंड
रिएक्शन। ये बिल्कुल पहला स्टेप होगा। कभी भी अगर वर्टिकल सपोर्ट का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, पहला स्टेप हमारा हमेशा यही होगा, टू फाइंड रिएक्शन। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आर ए एंड आर बी। आर ए और आर बी निकालना है हमको। कैसे फाइंड होगा, जल्दी जल्दी बताइए। आपको मालूम है कभी भी अगर हमको रिएक्शन फाइंड करने के लिए बोलता है तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। और इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरा कितना होता है, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। समेशन h इज इक्वल्स टू 0, समेशन v इज इक्वल्स टू 0, समेशन m इज इक्वल्स टू 0। समेशन h इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर बॉडी पे जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा उसका समेशन 0 के बराबर, उस पर्टिकुलर बॉडी पे जो भी वर्टिकल फोर्स लगेगा उसका समेशन भी 0 के बराबर, और अल्टीमेटली उस बॉडी के ऊपर जो भी मोमेंट एक्ट करेगा उसका समेशन भी 0 के बराबर। तब ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन को कोई बॉडी अगर सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब वो तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन को यहां पे हम लिखने जा रहे हैं और हम लोग का रिएक्शन जो है बहुत आसानी से फाइंड होके आ जाएगा। तो चलिए क्या क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सबसे पहला समेशन h इज इक्वल्स टू 0, दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन v इज इक्वल्स टू 0, और तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन m इज इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। अब तीनों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। सबसे पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं समेशन h इज इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर फिगर में क्या आपको कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है? कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर से या इधर से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि पहला कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। तो अब हम लगाएंगे दूसरा अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो होगा समेशन v इज इक्वल्स टू 0। मींस कि इस पर्टिकुलर फिगर में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होंगे सबका समेशन 0 के बराबर। और मैं आपको साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता रखा है, बहुत सिंपल साइन कन्वेंशन लेंगे। जो भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जो भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा उसको हम निगेटिव लेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं ये वाला कंडीशन यहां पे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स कौन कौन सा है? आर ए है, माइनस, उसके बाद है 10, उसके बाद है -5, उसके बाद एक आरबी है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस आरबी, और एक -6 न्यूटन का एक लोड है जो नीचे की तरफ आ रहा है, इज इक्वल्स टू 0। बोलिए कोई दिक्कत? हम नहीं समझते कोई दिक्कत होना चाहिए। अब सबको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी -10 -5 -15 और -6 -21। तो यहां पे लिख देंगे -21 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये चीज? नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 21। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहां पे लिख दिया, अब एक और इक्वेशन चाहिए होगा जिससे मेरा आर ए और आर बी निकल जाए। उसके लिए देखिए यहां पे मैंने कंडीशन ऑलरेडी दे रखा है इक्विलिब्रियम का, सबमिशन m इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस कि इस पर्टिकुलर फिगर में जो भी मोमेंट्स एक्ट कर रहा हो, किसी भी एक सपोर्ट पे आप चाहें तो मोमेंट ले सकते हैं, उन सबकी वैल्यू 0 होगी। तो चलिए हम लोग अगला इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं जो कि है मेरा तीसरा, समेशन m इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो मोमेंट हमेशा याद रखिएगा सपोर्ट पे लिया जाता है। कभी भी मोमेंट लेते हैं सपोर्ट पे लेते हैं। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको बेसिकली दिख रहा होगा, 2 सपोर्ट्स दिख रहा होगा, सपोर्ट ए और सपोर्ट बी। तो जब भी आप मोमेंट लेंगे सपोर्ट पे लेंगे, या तो सपोर्ट ए पे या तो सपोर्ट बी पे 0 लेंगे आप। तो हम यहां पे क्या करते हैं, मोमेंट बी पे 0 ले लेते हैं। हम समझते हैं इसमें किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए जब दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं। अब तो मोमेंट अबाउट बी हम 0 ले रहे हैं, और एज इट इज मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एज इट इज मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा पॉजिटिव, जो भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा नेगेटिव। ये मैं मान के चल रहा हूं। आप इसका उल्टा मान सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको हम नेगेटिव मानना चाहते हैं, जो भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको पॉजिटिव मानना चाहते हैं। आपकी मर्जी, आप मान सकते हैं। हम यहां पे मान रहे हैं क्या, कि जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, जो भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा सारा का सारा नेगेटिव। तो आई होप सो कि यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे जल्दी से, और मोमेंट लेते हैं हम लोग। मोमेंट बी पे 0 ले रहे हैं, तो सबसे पहला लोड कौन सा लग रहा है, आर ए लग रहा है। मोमेंट कहां 0 ले रहे हैं, बी पे। तो आर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, देखिए 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस, 3 + 2 कितना हो गया 5, और +2 कितना हो गया 7। और ये कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे आर ए इंटू 7। क्लियर है ये चीज? नाउ इसके बाद
अगला लोड देखिए कौन सा लग रहा है, 10 न्यूटन का। मोमेंट कहां ले रहे हैं, बी पे, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो 10 से लेके बी तक का डिस्टेंस बताइए कितना है, 3 मीटर और प्लस 2 मीटर, हाउ मच, 5 मीटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो -10 इंटू 5। बोलिए कोई दिक्कत। इसके बाद अगला लोड कौन सा है, देखिए 5 न्यूटन का। मोमेंट कहां ले रहे हैं, बी पे, तो 5 से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 2, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए निगेटिव, तो यहां पे लिखेंगे -5 इंटू 2। कोई दिक्कत, हम नहीं समझते, कोई दिक्कत होना चाहिए। इसके बाद अगला लोड है एक आरबी, जो बी पे ही लग रहा है और बी पे ही हम मोमेंट ले रहे हैं, तो क्या उसके वजह से कोई मोमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो बी पे ही लग रहा है और बी पे ही हम मोमेंट ले रहे हैं, तो कोई मोमेंट होगा ही नहीं उसके वजह से, क्योंकि वो बी पे ही एक्ट कर रहा है इस वजह से, तो आरबी को नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक और लोड लग रहा है देखिए 6 न्यूटन का, और मोमेंट कहां ले रहे हैं, बी पे, और ये कैसे रोटेट कराएगा, देखिए तो घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा इस बी वाले मेंबर को, तो इसका मोमेंट कितना होगा, तो 6, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 4, और ये क्लॉकवाइज है इसलिए इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा +6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए कोई दिक्कत। अब आई होप सो सबके पास कैलकुलेटर होगा, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आप सबके पास होना चाहिए। बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के आप नहीं बना पाएंगे कोई भी क्वेश्चन को, इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर आप सारे लोग अगर इनके पास नहीं है वो प्लीज परचेस कर ले, बिना इसके एक भी न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा RA इंटू 7, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 50, और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 10, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 24 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए कोई दिक्कत। यहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं 7RA इज इक्वल्स टू, अब सारी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, उधर भेज देते हैं, तो भेजिए। देखिए वैल्यू मेरी पास कितनी आ रही है, मेरी वैल्यू आ रही है 36। आप चाहें तो सॉल्व करके देख लीजिए, 50 प्लस कितना हो जाएगा, -50 -10 हाउ मच, -60, और +24 कर दीजिए, 36 आ जाएगा आपके पास। अब ये RA की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, RA इज इक्वल टू 36/7। सॉल्व करेंगे, मेरा RA जो है सॉल्व होके आ जाएगा, तो दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 7, वैल्यू विल बी 5.14 न्यूटन। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, जो भी यूनिट आपने लिया होगा, मैंने न्यूटन में लिया है, किलो न्यूटन में लिया है, न्यूटन में लिया है, इसलिए यूनिट मेरी होगी यहां पे न्यूटन। ये मैंने यहां पे यूनिट लिख दी न्यूटन। बोलिए कोई समझने में कोई दिक्कत। नाउ जब आपको यहां से RA निकल के आ चुका है, अब इस वैल्यू को आप कहां पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो RB निकल जाएगा। तो चलिए पुट करके देखिए क्या आ रहा है हमारा RB इज इक्वल टू RA के जगह पे पुट करेंगे 5.14, ये इधर जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 21 माइनस आंसर दैट इज 5.14, वैल्यू विल बी 15.85 न्यूटन। 15.85 न्यूटन। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 5 पॉइंट कितना था वैल्यू, 5.14, ठीक है, 15.85 न्यूटन, ठीक है। तो आपको निकल गया RA और आपको निकल गया RB। और याद रखिएगा अगर आपने RA और RB सही निकाला है, समझिए 80% काम आपका खत्म हो गया। सारा खेल रिएक्शन का है, रिएक्शन अगर आपने सही निकाला 80% काम आपका खत्म। अब कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं बचा। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 है शियर फोर्स फाइंड करने का, उसका डायग्राम बनाना। स्टेप नंबर 3 में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यूज निकालना और उसका डायग्राम बनाना। मेरा काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होगी चीजें, रिलेट कर पा रहे होंगे आप। अब आइए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, अगर जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं आई बटन में पिछला वीडियो का लिंक डाल दूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखने से पहले, जो लोग भी नए हैं, इससे पहले के वीडियोस आप जरूर देखेंगे, तब यहां पे चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब आगे तक बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम यहां पे करते हैं अपना स्टेप नंबर 2। अब आइए हमारे स्टेप नंबर 2 के तरफ, और स्टेप नंबर 2 हमारा अल्टीमेटली क्या है, टू फाइंड शियर फोर्स। स्टेप नंबर 2 है हमारा टू फाइंड SF। SF का मतलब क्या होता है, शियर फोर्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं SF, दैट मींस शियर फोर्स। नाउ तो सबसे पहले शियर फोर्स निकालने के लिए फिर से इस फिगर में आएंगे, और मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा। इस पर्टिकुलर फिगर में मैं अपना सॉल्यूशन A से शुरू करूंगा, और एंड कहां करूंगा, B पे एंड नहीं होगा। अब B के बाद भी एक पॉइंट है E, इसलिए मेरा सॉल्यूशन कहां पे एंड होगा, E पे। तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, A से, एंड कहां से कर रहे हैं, E पे। पहली चीज तो आपने ये डिसाइड कर लिया।
अब दूसरा आपको यह डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने पॉइंट्स दिए हुए होंगे उतने पॉइंट्स पे मेरा एसएफडी एज वेल एज शियर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट दोनों निकलेगा। तो कितने पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट बी, पॉइंट ई, तो टोटल कितने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 पॉइंट है। तो इन्हीं 5 पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स भी निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट भी निकलेगा। तो पहले आपने डिसाइड किया कहां से शुरू करना है, कहां एंड करना है। दूसरा आपने डिसाइड किया कितने पॉइंट्स यहां पे दिए हुए हैं, तो जितने पॉइंट्स उतने पॉइंट्स पे मेरा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों निकलेगा। और अब तीसरा क्या डिसाइड करना है आपको कि अब क्योंकि आप शियर फोर्स निकाल रहे हैं, तो शियर फोर्स में आपको पता है कि शियर फोर्स में हम क्या बात करते हैं, वर्टिकल ट्रांसवर्स फोर्स की, ट्रांसवर्स फोर्स की हम बात करते हैं। तो ट्रांसवर्स फोर्स क्या, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो हम क्या मानेंगे, सिंपल सा साइन कन्वेंशन, जो भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव और जो भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा नेगेटिव। आप उसका उल्टा भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, बट हम जो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं मैंने आपको बता दिया। अब तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ए है, क्योंकि मैं अपना सॉल्यूशन ए से शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेरा जो शियर फोर्स निकलेगा कहां निकलेगा, ए पॉइंट पे। और ए पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स क्या होगा, ए से पहले क्या कोई लोड लग रहा है, नहीं लग रहा है, ए के बाद लग रहा है, बट ए से पहले तो कोई लोड नहीं लग रहा है। और क्योंकि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था पटना से दिल्ली तक जाने का, तो अभी जब आप पटना में खड़े हैं तो आपको कानपुर में थोड़ी ना पता है कितनी दुकानें खुली हैं, या दिल्ली में कितनी दुकानें खुली हैं आपको तो नहीं पता। अगर आपको कोई दोस्त फोन करके आपसे पूछता है तो जब तक आप कानपुर नहीं पहुंचिएगा तब तक आप नहीं बता पाइएगा भैया कि कानपुर में कितनी दुकानें खुली थी और पटना में कितनी दुकानें खुली थी। ऐसा तो नहीं कि अभी आप पटना में मान के चलिए बैठे हैं और आप यहीं से बता दीजिएगा कि अच्छा हाँ कानपुर में 5 दुकान खुली होगी, अच्छा यहां से ना दिल्ली में 10 दुकानें खुली, कैसे आप बता पा रहे हैं, तो रैंडम बता पा रहे हैं। वही चीज यहां हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हैं तो वही का उसी पॉइंट का हम अपना डेटा बता सकते हैं, उसके आगे का भी हम नहीं बता सकते। अभी बैठे बैठे अपना फ्यूचर आप नहीं बता सकते हैं, जब आपको उसमें जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आपको फ्यूचर के बारे में अपना पता होगा, उसके लिए आप मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। वही चीज यहां पे सिंपल। तो जब हम ए पे खड़े हैं तो अभी हमको सी डी बी कुछ भी नहीं पता है कि उस पर कुछ भी कौन सा फोर्सेस लग रहा है। ए से पहले अगर कोई लग रहा होता तो हम लोग मान सकते थे, लेकिन ए से पहले कोई पॉइंट ही नहीं है, ए क्योंकि मेरा पहला पॉइंट है। तो ए पे मेरा वैल्यू कौन सा लग रहा है, वैल्यू आर ए लग रहा है सिर्फ और सिर्फ। अब वो कैसा लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो शियर फोर्स एट ए मेरा क्या हो जाएगा, आर ए, और आर ए की वैल्यू क्या निकल के आई है, 5.14 न्यूटन। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। अब ए के बाद अगला पॉइंट कौन सा, ए के बाद सी है। अब ए के बाद अगला पॉइंट है मेरा सी, तो शियर फोर्स एट सी। अब सी पे शियर फोर्स क्या होगा मेरा, सी से पहले कौन सा लोड लग रहा है वो देखेंगे, और सी पे क्या कोई लोड लग रहा है वो भी देखेंगे। तो सी से पहले कौन सा लोड लग रहा था, ए पे, और वो लोड कौन सा था, आर ए था। और सी पे क्या, और ए से सी के बीच में और तो कोई लोड भी नहीं था। तो अब ए से सी से पहले एक आर ए लग रहा था और सी पे एक लोड लग रहा है कौन सा, 10 न्यूटन का। अभी सी के बाद वाले लोड से हमको कोई मतलब नहीं है। तो सी पे कौन से पहले कौन सा लोड है, आर ए, और सी पे कौन सा लोड लग रहा है, -10, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो शियर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो आर ए -10, 10 ही है ना, देख लीजिए एक बार 10। वैल्यू सॉल्व कीजिए तो 5.14 -10, इसको सॉल्व कीजिए, राइट। तो 5.14 -10, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी -4.86 न्यूटन। बोलिए कोई दिक्कत समझने में, हम नहीं समझने, कोई दिक्कत होना चाहिए। अब सी के बाद अगला पॉइंट कौन सा है, डी। तो अब क्या देखेंगे, डी से पहले कौन कौन सा लोड लग रहा है। तो डी से पहले लग रहा था मेरा आर ए -10, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक डी पे भी एक लोड लग रहा है -5 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मालूम ये चला कि शियर फोर्स एट डी हमारा निकल के आया आर ए -10 और -5, 5 ही है ना, देख लीजिए एक बार, -5, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, 5.14 -10 -5 -5, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी -9.86 न्यूटन। करके देख लीजिए, 14 -10 -5 -9.86 न्यूटन, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट बताइए कौन सा है, अब मेरा पॉइंट है बी। तो बी से पहले कौन कौन सा लोड लग रहा है,
आर ए -10 -5 और एक आर बी है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो यहां पे अगला कहां पे निकलेगा मेरा शियर फोर्स एट बी, तो क्या हो जाएगा आर ए -10 -5 और प्लस आर बी। पुट कीजिए 5.14 -10 -5 और आरबी की क्या वैल्यू आई है, देखिए आरबी की वैल्यू आई 15.85 15.85 आ गई। देखिए वैल्यूज क्या निकल के आ रही है 5.14 -10 -5 और प्लस 15.85। दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 5.14 -10 -5 प्लस 15.85। तो दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 5.99 न्यूटन। 5.99 न्यूटन। बोलिए आ रही है कि नहीं आ रही है आपके पास वैल्यू ये वाली? चलिए आ रही होगी 5.99 न्यूटन। नाउ अब बी के बाद अगला पॉइंट बाबू मेरे कौन सा है? ई है, और ई मेरा क्या है? एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तो हमको मालूम है कि एंड पॉइंट पे मेरी वैल्यू अल्टीमेटली 0 आनी चाहिए। आ रही है कि नहीं चेक करते हैं। ई से पहले कौन कौन सा लोड लग रहा है? आर ए -10 -5 प्लस आर बी, और एक ई पे भी लोड लग रहा है 6 न्यूटन का जो डाउनवर्ड है। तो मालूम ये चला कि शियर फोर्स एट ई था ना मेरा, हाँ, शियर फोर्स एट ई मेरा निकल के आ गया, दैट इज आर ए -10 -5 प्लस आर बी और -6। देखिए ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 5.14 -10 -5 प्लस 15.85 और -6। देखिए वैल्यू क्या आ रही है 5.14 -10 -5 प्लस 15.85 और -6। दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी -0.01, जो कि अल्टीमेटली इक्वल टू क्या होगा? 0 ही होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि वैल्यू हमेशा एंड पॉइंट पे हमारी 0 आ रही है, आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक किया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल सपोर्ट का अगर कहीं पे केस होगा वहां पे ये वैल्यू चेक होगी। कैंटिलीवर में जरूरी नहीं है कि 0 आएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं ओवरहैंगिंग बीम का केस कर रहा हूं और इससे पहले मैंने सिंपली सपोर्टेड का किया था, इसलिए मेरी वैल्यू वहां पे अल्टीमेटली 0 आ रही थी। बट कैंटिलीवर में जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अल्टीमेटली मेरी हर पॉइंट पे शियर फोर्स निकल गई। आपने देखा होगा कितना सिंपली हम लोगों ने फाइंड किया, कितना सिंपली, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं लगाया, टू द लेफ्ट टू द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और ये और वो कुछ भी नहीं, सीधा पॉइंट पे थे, पॉइंट पे देखा कौन सा फोर्स लग रहा है, उससे पहले क्या कोई फोर्स लग रहा है, जोड़ते गए, आप सबकी वैल्यू आके निकल गई। अब इससे सिंपल आपको नहीं हो पाएगा, एकदम सिंपल है। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा का सारा आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने स्टेप नंबर 2 में शियर फोर्स निकाल लिया है, अगला काम आपको मालूम है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए, जब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे ही शियर फोर्स निकलता है उसके तुरंत बाद आप उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली जैसे बेंडिंग मोमेंट निकलेगा उसके तुरंत बाद आप उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसके लिए क्योंकि मेरे पास यहां पे स्पेस अवेलेबल नहीं है इसके नीचे, इसलिए मैं फिर से एक फ्रेश डायग्राम बनाऊंगा और उसके नीचे मैं अपना सारा का सारा जो है वैल्यूज को दिखाऊंगा। यहां मैंने दिखा दिया वैल्यू, ये मैंने वैल्यू को दिखाया। यहां पे एक वैल्यू लग रहा था 6 न्यूटन का। एक काम करता हूं मैं, इसको मैंने बहुत छोटा बना दिया है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको बड़ा रखते हैं। चलिए इस पे 2 पॉइंट लोड लग रहा था, एक इधर और एक इधर। ये लग रहा था 10 न्यूटन का, ये जो लग रहा था ये लग रहा था 5 न्यूटन का। यहां से यहां तक का डिस्टेंस था 2 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था 3 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था 2 मीटर और ये डिस्टेंस था 4 मीटर। ये पॉइंट ए था, सपोर्ट ए था, ये सपोर्ट बी, सी, डी और अल्टीमेटली ये आपका हो गया ई। लेट मी अगेन चेक द फिगर 10 5 6 2 3 2 4 10 5 6 2 3 2 4 डायग्राम बन गया। अब इसके नीचे हम एसएफडी बना लेते हैं। तो चलिए जिस जिस पॉइंट पे मैंने वैल्यू निकाला है सबसे पहले उस पॉइंट को नीचे एक्सटेंड करेंगे। ए पे भी निकाला था मैंने, सी पे भी निकाला था, डी पे भी निकाला था, उसके बाद मैंने बी पे वैल्यू निकाली, फिर अल्टीमेटली मैंने ई पे वैल्यू निकाली।
अब एक रेफरेंस लाइन लेंगे 0 0 का, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी डायग्राम बनाने के लिए एक रेफरेंस लाइन चाहिए होगा, और इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यू को दिखाएंगे, नीचे निगेटिव वैल्यू को दिखाएंगे। आप बोलेंगे नहीं सर हम ऊपर निगेटिव दिखाएंगे, तो आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मार्क्स नहीं कटेगा। बस जब आप फिगर बना लीजिएगा तो पॉजिटिव निगेटिव कहां पे लिए हैं बस दिखा दीजिएगा। ठीक, हम ऊपर पॉजिटिव वैल्यू दिखाएंगे, नीचे निगेटिव वैल्यू दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले अब हम लोग वैल्यूज दिखाते हैं, जो वैल्यूज हमारी फाइंड होके आई है। शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट ए मेरा क्या निकला है 5.14 न्यूटन, 5.14 न्यूटन मानते हैं यहां पे आया होगा। ठीक है, शेयर फोर्स एट सी हमारी वैल्यू क्या आई है, देखिए भाई साहब सी पे वैल्यू आई है -4.86, माइनस मतलब के रेफरेंस लाइन के नीचे मानते हैं यहां आया होगा। उसके बाद शेयर फोर्स एट डी, देखिए भाई साहब डी पे वैल्यू क्या आई है -9.86, -4 यहां था तो -9 मानते हैं यहां आया होगा। उसके बाद शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी 5.99, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर यहां रहेगी। 5.14 यहां था तो 5.8699 थोड़ा इसके ऊपर रहेगा, और ई पे तो मेरी वैल्यू अल्टीमेटली 0 आई है। तो सारा पॉइंट आपने यहां पे दिखा दिया, और अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको मालूम है क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट लोड का है, तो आपको मालूम है कि जो मेरा डायग्राम बनेगा सारा का सारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे, देखिए तो सबसे पहले यहां से यहां ज्वाइन करेंगे, अब यहां से यहां आना है, यहां से यहां, तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट आने के लिए ऐसा नहीं है कि आप यहां से फिर वापस आके यहां पे आएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे, यहां तक आने के लिए यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां आएंगे इस पॉइंट पे। ठीक, अब यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है। बहुत बच्चों ने देखा मिस्टेक किया है, मैंने कल जो क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में मैंने बनाने के लिए, बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन भेजा था। देखिए यहां से यहां आने के लिए ऐसा नहीं है कि फिर यहां से यहां बढ़ेंगे और यहां से यहां आएंगे, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, यहां से यहां आने के लिए यहीं से आगे बढ़ेंगे और फिर यहां से नीचे आएंगे। ठीक है, नाउ अब यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से ऊपर जाएंगे और फिर जाके ऐसे जोड़ेंगे, नहीं। क्या करेंगे, यहां से यहां आने के लिए यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहां से यहां आना है, तो ऐसा नहीं है कि यहां से वापस जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे, नहीं। क्या करेंगे, यहां तक, यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे। ठीक है, ये मेरा बन गया एस एफ डी। और मैंने आपको बताया था कि मैंने ऊपर पॉजिटिव वैल्यू ली है, नीचे मैंने नेगेटिव वैल्यू ली है, इस टाइप से आप दिखा देंगे। यहां पे जो वैल्यू आई है वो दिखा दीजिए, ये वैल्यू आई है 5.14, यहां पे की वैल्यू आई है 4. How much 4.86, जो भी वैल्यू आई दिखा दीजिए। यहां पे की वैल्यू आई है 9.86, 9.86, और यहां पे की वैल्यू आई है कितना आई है 5.99, 15 में बोल रहा हूं। चलिए लेट मी करेक्ट, यहां पे की वैल्यू आई है 5.99 और ये वैल्यू मेरी 0 आ गई, और यही मेरा बन गया एस एफ डी, दैट मींस शियर फोर्स डायग्राम। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो, वैसे बच्चों तक पहुंचाओ जिनको लग रहा था कि टॉपिक सबसे हार्ड टॉपिक है, जिन बच्चों को यह लग रहा था भाई ये सबसे खतरनाक टॉपिक है, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वीडियो को तो लाइक करना ही है, और कमेंट भी करना है कहां पे क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 2 जब आपका हो गया, अब आइए स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 3 मेरा क्या होगा, स्टेप नंबर 3 टू फाइंड बीएम। बीएम का मतलब आपको मालूम है बेंडिंग मोमेंट एज इट इज। कितने पॉइंट्स हैं यहां पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट भी निकलेगा। चलिए उसके बाद अब बेंडिंग मोमेंट में क्या आता है, मोमेंट की बात होती है, तो मोमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा या तो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम यहां पे क्या मानेंगे, जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, जो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव, ये मैं मान रहा हूं। आप बोलिएगा नहीं नहीं सर
हम मानेंगे कि क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो मान लीजिए, आपकी मर्जी। हम यहां मान रहे हैं क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। तो चलिए, तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट मेरा कहां निकलेगा, किस पॉइंट पे, ए पे, क्योंकि पहला पॉइंट मेरा ए है, और ए पे बेंडिंग मोमेंट मेरा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ए से पहले तो कोई लोड लग नहीं रहा है, ए के बाद जो लोड लग रहा है उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। ए पे एक लोड लग रहा है जो लग रहा है आर ए, और वो ए पे ही लग रहा है, और मोमेंट कराने के लिए उसके पास कोई डिस्टेंस तो है नहीं। जब तक उस फोर्स के पास कोई डिस्टेंस नहीं होगा तब तक मोमेंट होगा नहीं। तो फोर्स तो है बट उसके पास डिस्टेंस नहीं है, इसलिए ए पे तो कोई मोमेंट होगा नहीं। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए मेरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0। अब ए के बाद अगला पॉइंट बताओ कौन सा है, सी। अब निकलेगा बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो सी से पहले कौन सा लोड लग रहा है, आर ए लग रहा है, देखो यहां पे एक लोड लग रहा है आर ए, और सी तक उसके वजह से कोई मोमेंट होगा क्या, तो ए से सी तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर का, तो ये तो मोमेंट होगा बाबू मेरे, और कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये मोमेंट क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 2। अब सी पे भी एक लोड लग रहा है 10 न्यूटन का, लेकिन उसके वजह से कोई मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो सी पे ही लग रहा है, डिस्टेंस उसके पास नहीं है, तो इसलिए उसको दिखाने की जरूरत नहीं है यहां पे। तो मालूम ये चला मोमेंट एट सी क्या हो गया, 5.14 इंटू 2। चलिए कैलकुलेटर सबके पास होगा, 5.14 इंटू 2 कर देते हैं, वैल्यू आ गई 10.28, यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, यूनिट पे मार्क्स कटेगा अगर आप नहीं लिखते हैं तो, न्यूटन मीटर होगा। अब सी के बाद अगला पॉइंट डी है। अब मेरा बेंडिंग मोमेंट कहां निकलेगा, अल्टीमेटली डी पॉइंट पे निकलेगा। तो डी से पहले कौन सा लोड लग रहा है, तो सबसे पहले लोड आर ए लग रहा था, और डी तक का डिस्टेंस क्या था, आर ए से डी तक का डिस्टेंस 2 मीटर और प्लस 3 5 मीटर, और ये घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट कराएगा बीम को, इसीलिए हो जाएगा आर ए इंटू 5। नाउ एक और लोड लग रहा है 10 न्यूटन का, उसके वजह से भी डी पॉइंट पे एक मोमेंट आएगा, क्योंकि 10 और डी के बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर का, और ये घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में बीम को रोटेट कराएगा, देखिए इस टाइप से रोटेट कराएगा, तो माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो 10 इंटू दिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3। तो यहां लिखेंगे -10 इंटू 3। और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने इसको नेगेटिव ले लिया। अब और 5 भी लग रहा था डी पे, बट उसके वजह से तो कोई मोमेंट होगा नहीं, इसलिए अब यहां पे हम लिखते हैं, देखिए तो कितनी वैल्यू हो जाएगी बताइए, आर ए की वैल्यू है 5.14 इंटू 5 माइनस 30। सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है, 5.14 इंटू 5 माइनस 30, -4.3 न्यूटन मीटर। राइट, क्लियर है ये चीज, देख सकते हैं आप, 5 आर ए इंटू 5 -10 इंटू 3। अब अगला बेंडिंग मोमेंट कहां पे लेंगे, डी पॉइंट पे। तो डी से पहले कौन सा लोड लग रहा है, आर ए। आर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर, तो कितना हो गया, 3 + 2 5 और प्लस 2 7 मीटर हमारे पास डिस्टेंस हो गया, और क्लॉकवाइज है, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी तो क्या आ जाएगा, आर ए इंटू 7। नाउ अगला लोड है 10 न्यूटन का, और बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 और प्लस 2 5, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहां पे लिख देंगे -10 इंटू 5। इसके बाद अगला लोड कितने किलो न्यूटन का लोड है, डी पे 5 न्यूटन का, और बी तक का डिस्टेंस कितना है 2, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां भी लिखेंगे -5 इंटू 2। और एक बी पे भी लोड लग रहा है आर बी, लेकिन उसके वजह से तो कोई मोमेंट होगा नहीं, क्योंकि वो बी पे ही लग रहा है, तो इसलिए उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है यहां पे। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए वैल्यू क्या आ रही है, आर ए के जगह पे लिखेंगे हम लोग कितना, 5.14 इंटू 7 -50 और -10, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी -24.02 न्यूटन मीटर। 5.14 इंटू 7 -50 -10, ठीक है। अब इसके बाद अल्टीमेटली बेंडिंग मोमेंट कहां पे निकलेगा, इंड पॉइंट पे। वो कौन सा पॉइंट है, ई है, और इंड पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, ये चेक करने का तरीका भी 0 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आर ए से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 2 + 3 5 और प्लस 2 7, और 7 और 4 कितना हो गया आपके पास, बताइए, 7 4 11 हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहां पे हम पुट करेंगे
RA इंटू 11। ठीक है, इसके बाद अगला लोड कौन सा है, 10 न्यूटन का, तो 10 से लेके E तक का डिस्टेंस 3 मीटर प्लस 2 मीटर और प्लस 4 मीटर, तो 3 प्लस 2 5 और 4 9 मीटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो -10 इंटू 9। इसके बाद अगला लोड कौन सा है, 5 न्यूटन का, 5 से लेके E तक का डिस्टेंस 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6, तो यहां पे हो जाएगा -5 इंटू 6। इसके बाद अगला लोड है आरबी, आरबी से लेके ई तक का डिस्टेंस क्या है, 4, और ये घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव, तो आरबी इंटू 4, तो ये हो जाएगा प्लस आरबी इंटू 4। अब और एक 6 न्यूटन का लोड है जो ई पे ही लग रहा है, और ई पे ही हमको मोमेंट चाहिए, तो क्या कोई मोमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस नहीं है उसके पास, इसलिए उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आर ए के जगह पे लिखेंगे 5.14 इंटू 11 माइनस 10 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 6 प्लस आरबी की वैल्यू क्या आई थी, देखिए आरबी, आरबी सॉल्व करके क्या निकला था हमारा, आरबी सॉल्व हो क्या आया था 15.85, 15.85 इंटू 4, ये वैल्यू क्या आ गई, -0.06 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। एंड पॉइंट पे मेरी वैल्यू 0 आ गई, ये हमारा हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है निकल गया। कितना सिंपली निकला आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। अब डायग्राम ड्रॉ करिए, चलिए अब फिर से जो जो पॉइंट हमारे पास है उन सारे पॉइंट को नीचे एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए वापस से एक रेफरेंस लाइन 0 0 का ले लेते हैं। ये वाली वैल्यू को मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, आपके पास तो स्पेस अवेलेबल होगा। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं, अब सबसे पहले देखते हैं बेंडिंग मोमेंट कहां निकाले हैं, ए पे निकाले हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए मेरा क्या है, 0 है। ए के बाद अगला पॉइंट कौन सा है, सी है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी है 10.28, 10 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो यहां दिखाएंगे। उसके बाद अगली वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट एट डी पे -4.3, -4.3 मानते हैं यहां आया होगा। इसके बाद बी पे है, अगला वैल्यू बी पे है -24.02, -24 मतलब मानते हैं यहां आया होगा, और ई पे मेरी अल्टीमेटली वैल्यू 0 आ गई। सारी पॉइंट्स मैंने दिखा दी यहां पे। अब डायग्राम ड्रॉ करना है, तो क्वेश्चन में पॉइंट लोड दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि डायग्राम इस बीएमडी बनाने के लिए पॉइंट लोड में इंक्लाइंड लाइन खींचते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले यहां से यहां इंक्लाइंड खींचेंगे, पहले यहां से यहां इंक्लाइंड, यहां के बाद यहां आना है तो ये भी इंक्लाइंड, फिर यहां आना है तो ये भी इंक्लाइंड, और अल्टीमेटली यहां आना है तो ये भी इंक्लाइंड, राइट। अब जो जो वैल्यूज निकली है सब लिखते जाइए। यहां पे तो वैल्यू मेरी 0 है, यहां पे की वैल्यू है 10.28, ये वैल्यू है 10.28, यहां पे की वैल्यू है -4.3, 4.3, यहां पे की वैल्यू है 24.02, और ये वैल्यू है मेरी 0। तो ये मेरा बन गया क्या, बी एम डी। बोलिए कोई दिक्कत, कितना आसान है, देखा आपने ये आपका कितना आसान है बनाना, कोई दिक्कत आया आपको बनाने में? अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस के साथ समझे होंगे, हम नहीं समझते हैं कि कहीं पे भी आपको किसी तरह का दिक्कत आया होगा। बहुत सिंपल वे में आपने बना लिया ओवरहैंगिंग का केस। अब इसके ऊपर 10 क्या 20 क्या 50 लोड भी लगा दे, बनाने का तरीका यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप आगे बना लीजिएगा ओवरहैंगिंग का। चलिए अब हम यहां पे एक और केस देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो हमारा केस है कैंटिलीवर बीम का। अब हम यहां पे केस देखते हैं कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम आपको पता है क्या होता है, वैसा बीम जिसका वन एंड फिक्स होता है अदर एंड फ्री होता है। वैसा कोई भी बीम जिसका वन एंड फिक्स हो अदर एंड फ्री हो, तो वैसे बीम को कहते हैं क्या, कैंटिलीवर बीम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका ये कोई भी, ये क्या है आपके पास, ये कैंटिलीवर बीम है,
आपके घर के बाहर जो छज्जा निकला हुआ होता है, खिड़की के ऊपर जो छज्जा निकला हुआ होता है, विंडो के ऊपर जो छज्जा होता है, उसको वो क्या कैंटिलीवर बीम है एक तरह का, वन एंड फिक्स, इसको मदर एंड फ्री है, उसी को एक तरह एग्जाम्पल है कैंटिलीवर बीम को समझने का। तो यहां मैंने एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ कर दिया। अब इसके ऊपर हम लोग मान के चलिए कुछ 3 लोड लगा, 3 4 5 10 कितना भी लगा दीजिए। इसकी वैल्यू 2 न्यूटन, 4 न्यूटन और ये मान लीजिए 3 न्यूटन। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 3 मीटर मान के चलो। और इसका हमको बोलता है एसएफडी और बीएमडी बनाने। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और अल्टीमेटली पॉइंट डी। इसका बोल रहा है ड्रॉ कीजिए एसएफडी और बीएमडी। कैंटिलीवर बीम में अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या आपको कहीं पे भी वर्टिकल सपोर्ट दिख रहा है? कोई भी वर्टिकल सपोर्ट नहीं दिख रहा। फिक्स एंड, ये आपका फ्री एंड है और ये आपका फिक्स एंड है। वर्टिकल सपोर्ट तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि कोई वर्टिकल सपोर्ट होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट कैंटिलीवर बीम में ये होता है कि जब वर्टिकल सपोर्ट इसमें रहता ही नहीं है, इसलिए इसमें जो स्टेप नंबर 1 हमारा होता है टू फाइंड रिएक्शन, वो हमारा यहां पे वैलिड नहीं होगा क्योंकि इसमें वर्टिकल सपोर्ट है ही नहीं। जब वर्टिकल सपोर्ट है ही नहीं तो रिएक्शन हमको निकालना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जो मेरा पहला स्टेप है वो बिल्कुल खत्म हो गया, पहला स्टेप बिल्कुल खत्म, राइट। अब जो मेरा पहला स्टेप होगा इसमें वो डायरेक्टली होगा टू फाइंड शियर फोर्स। अब जो पहला स्टेप होगा वो डायरेक्टली होगा टू फाइंड शियर फोर्स, ठीक है। अब जो मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कैंटिलीवर में वो होता है, डायरेक्टली होता है टू फाइंड एसएफ। एसएफ का मतलब होगा टू फाइंड शियर फोर्स, क्योंकि इसमें वर्टिकल सपोर्ट कहीं पे नहीं है, इसलिए इसमें रिएक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब जब शियर फोर्स निकालने की बात करता है तो याद रखना है कैंटिलीवर बीम के केस में हम लोग जब भी अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जब भी हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम लोग फ्री एंड से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्री एंड से। जैसे इस फिगर में ए वाला जो एंड है वो कैसा है? फ्री है, और डी वाला जो एंड है वो कैसा है? फिक्स है। तो याद रखना है कैंटिलीवर के केस में जब भी हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा वो हमेशा फ्री एंड से स्टार्ट होगा और एंड कहां होगा? फिक्स एंड के तरफ। चाहे शियर फोर्स निकालने की बात करेगा, चाहे बेंडिंग मोमेंट निकालने की बात करेगा, हमेशा सॉल्यूशन फ्री एंड से शुरू होगा, एंड हमेशा फिक्स एंड पे होगा। तो सबसे पहले तो अब हमारा शियर फोर्स कहां निकलेगा? तो सबसे पहले हमारा शियर फोर्स ए पे निकलेगा, क्योंकि हम अपना सॉल्यूशन हमेशा फ्री एंड से शुरू करते हैं और फ्री एंड हमेशा हमारा कौन सा है? इस पर्टिकुलर केस में ए है। तो शियर फोर्स एट ए हमारा क्या होगा? ए से पहले तो कोई लोड है नहीं, ए के बाद है हमारा, तो अभी बाद वाले से तो कोई मतलब हमको है नहीं। और एज इट इज साइन कन्वेंशन आप अपने मन से मान लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव या अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव, या आप मान लीजिए हम जो भी फोर्स डाउनवर्ड जाएगा उसको निगेटिव मानेंगे। आप बोलेगा नहीं हम पॉजिटिव मानना चाहते हैं, मान लीजिए। तो शियर फोर्स एट ए पे कोई लोड लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, -2 न्यूटन का, क्योंकि वो डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए मैंने उसको निगेटिव माना है। आप उल्टा मान सकते हैं। ए के बाद अगला पॉइंट कौन सा है आपके पास? बी। तो बी से पहले कोई लोड लग रहा है, वो लग रहा है -2 का, और बी पे क्या कोई लोड लग रहा है? वो लग रहा है -4 का। तो वैल्यू कितना आ गई? -6 न्यूटन। अब अगला है बी के बाद सी। तो सी से पहले कौन सा लोड लग रहा है? -2, -4, और एक सी पे भी लोड लग रहा है -3 का। तो कितना हो गया? -2 -2 -4 -6 और -3 कितना हो गया? -9 न्यूटन। अब इसके बाद अगला है हमारा शियर फोर्स एट डी। तो डी से पहले कौन कौन सा लोड लग रहा है? -2 -4 -3, और क्या कोई लोड लग रहा है? डी पे तो कोई लोड लग नहीं रहा, इसलिए इसकी वैल्यू भी आ गई -9 न्यूटन। बोलिए कोई दिक्कत? निकल गया शियर फोर्स हर पॉइंट पे। अब डायग्राम ड्रॉ करना है, अब कुछ नहीं है, बड़ा मैथमेटिक्स निकल गया। इसी के नीचे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, जो जो पॉइंट्स हमको मालूम है उन सबको नीचे एक्सटेंड करिए। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 0 0 का, राइट। और अब जो जो पॉइंट हमारा निकला है वो पॉइंट हम यहां पे दिखाते जाते हैं। शियर फोर्स एट ए कितना निकला है? -2, -2 मेरा यहां आया होगा। शियर फोर्स एट बी -6, -6 मानते हैं यहां आया होगा। शियर फोर्स एट सी -9 मानते हैं यहां आया होगा, और शियर फोर्स एट डी भी -9 है। और इसमें याद रखना है कैंटिलीवर के केस में मैं बार बार कह रहा हूं,
जो भी एंड पॉइंट होता है, जैसे इस केस में एंड पॉइंट क्या था डी, वहां पे जरूरी नहीं है कि मेरी वैल्यू जीरो आएगी, इट इज नॉट जरूरी, और आएगी भी नहीं, मैक्सिमम केसेस में जीरो नहीं आएगी। अगर वर्टिकल सपोर्ट का केस होता तो जीरो आ जाती, लेकिन कैंटिलीवर में जीरो नहीं आती, इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहां तो मेरा जीरो आ ही नहीं रहा है वैल्यू, ये तो मेरी वैल्यू जीरो ही नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पे देखिए डी हमारा एंड था, वहां वैल्यू -9 आ गई, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो सर यहाँ पे तो जीरो आनी चाहिए थी, जीरो नहीं आई। कैंटिलीवर के केस में नहीं आएगा, बस ये याद रखिएगा। अब सब वैल्यू निकल गई, और क्योंकि ये पॉइंट लोड का केस है तो वैल्यू डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले यहां से यहां आएंगे, अब यहां से यहां आना था, तो यहां से यहां आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ के ऐसे नहीं आएंगे, याद रखिएगा। क्या करेंगे हम लोग, यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां आएंगे। अब फिर यहां से यहां आना है, ऐसे नहीं, फिर आगे, फिर यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां आएंगे, और उसके बाद फिर यहां से यहां आएंगे और ये लाइन को जोड़ देंगे। जो जो वैल्यू आई है लिख देंगे, 2 6 9 9, और ये मेरा बन गया एस एफ टी, ये मेरा बन गया एस एफ टी। बहुत सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फाइंड करते हैं अपने जो भी स्टेप है मेरा, स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में अब हमारा होगा टू फाइंड बीएम, दैट इज बेंडिंग मोमेंट। एज इट इज फ्री एंड से हम लोग, एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, जब भी बीएम निकालने की बात करेगा तो हमेशा फ्री एंड से स्टार्ट करेंगे, फिक्स एंड पे एंड करेंगे। तो फ्री एंड हमारा कहां पे है इस क्वेश्चन में, देखिए फ्री एंड जब भी हमारा है, फ्री एंड है हमारा ए है, तो फ्री एंड से हमेशा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मेरा निकलेगा बीएम एट ए, और बीएम एट ए मेरा क्या होगा, देखिए बीएम एट ए मेरा क्या होगा, देखिए ए से पहले तो कोई लोड है नहीं, ए के बाद से तो कोई मतलब है नहीं, ए पे एक लोड लग रहा है 2 न्यूटन का, जो ए पे ही लग रहा है, ए पे ही मोमेंट चाहिए, तो क्या उसकी वजह से कोई मोमेंट होगा, नहीं होगा। तो बीएम एट ए मेरा क्या हो जाएगा, 0। ए के बाद अगला लोडिंग पॉइंट कौन सा है, बी है, तो बी से पहले क्या कोई लोड लग रहा है, लग रहा है 2 न्यूटन का। एज इट इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को हम निगेटिव मानेंगे मोमेंट में, आप उल्टा भी मान सकते हैं। तो बी से पहले जो लोड लग रहा था 2 न्यूटन का, और बी तक का डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर का, और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो पॉजिटिव मान लेंगे, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 न्यूटन मीटर। अब बी के बाद अगला पॉइंट है सी। अब सी से पहले कौन कौन सा लोड लग रहा है, 2 न्यूटन का, और सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा, और क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव, तो 2 इंटू 6। इसके बाद अगला लोड है सी से पहले 4 न्यूटन का भी, और 4 से लेके सी तक का डिस्टेंस है 4 मीटर, और ये भी क्लॉकवाइज है इसलिए इसको भी पॉजिटिव ले लेंगे, तो प्लस 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 16, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 28 न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला पॉइंट कौन सा है, सी के बाद डी है, अगला पॉइंट है डी। तो डी से पहले कौन कौन सा लोड लग रहा है, देखिए 2 न्यूटन का, 2 से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है, 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा, और 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, और क्लॉकवाइज है तो 2 इंटू 9, ठीक है। इसके बाद अगला लोड कौन सा है, 4 न्यूटन का, तो 4 से लेके डी तक का डिस्टेंस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, और ये क्लॉकवाइज है तो 4 इंटू 7, ठीक है। इसके बाद अगला लोड हमारे पास कितना है, 3 का, 3 से लेके डी तक का डिस्टेंस है 3 मीटर, और ये भी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए वैल्यूज क्या निकल के आ रही है। तो 2 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 55 न्यूटन मीटर। ये वैल्यू निकल गई, और इस केस में भी वैल्यू 0 नहीं आएगी एंड पॉइंट पे कैंटिलीवर में, ठीक है। सारी वैल्यू निकल गई। अब डायग्राम ड्रॉ, ए पे वैल्यू आई 0, बी पे वैल्यू आई 4 न्यूटन। चलिए अब हम सबसे पहले इस सारे पॉइंट्स को नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, वापस से एक रिफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं 0 0 का। नाउ अब ए पे तो वैल्यू हमारी अल्टीमेटली 0 है, बी पे वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4 थी, बी पे वैल्यू कितनी थी 4,
बी पे वैल्यू क्या थी 4, पॉजिटिव वैल्यू थी, रेफरेंस लाइन के ऊपर मैंने दिखाया। सी पे वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, देखिए सी पे वैल्यू आई थी 28 न्यूटन मीटर की। सी पे वैल्यू आई थी 28, तो मानते हैं 28 यहां आया होगा, और ई पे वैल्यू 55 मानते हैं यहां आया होगा। और क्योंकि ये पॉइंट लोड का केस है तो हम लोग का डायग्राम कैसा बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा। दैट मीन्स कि यहां से यहां पहले इंक्लाइंड आएंगे, यहां से यहां इंक्लाइंड आएंगे, और फिर यहां से यहां इंक्लाइंड आएंगे, और ये हमारा बन गया, ये वैल्यू आ गई 55, ये वैल्यू 28 कितनी थी हमारे पास 28, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4, और ये वैल्यू हमारे पास 0, और ये हमारा बन गया PMT। देखा कितना आसान है बनाना। तो इसीलिए कैंटिलीवर का केस यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछता है। ओवर हैंगिंग का चांसेस ज्यादा रहता है पूछने का, कैंटिलीवर का चांसेस काफी हद तक काफी कम रहता है। इसलिए आपको कोशिश ये कीजिएगा कि कैंटिलीवर के केस को अच्छे से पढ़ के जाएं, सॉरी ओवर हैंगिंग के केस को अच्छे से पढ़ के जाए, सिंपली सपोर्टेड के केस को भी अच्छे से पढ़ के जाएं। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन आप कह सकते हैं रिगार्डिंग ओवर हैंगिंग एंड कैंटिलीवर बीम का पॉइंट लोड के लिए। अब जो हमारा लेक्चर आएगा, आने वाला लेक्चर होगा, उसमें हम यूडीएल के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूडीएल का केस देखेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट केस है। अक्सर एग्जाम में यूडीएल और पॉइंट लोड के केस को मिक्स करके पूछता है, तो आने वाला वीडियो हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले आप आज तक जितना देखे हैं पहले इसको अच्छे से आप कवर अप कर लीजिए। पॉइंट लोड के सारे केस को पहले अपने हिसाब से बना लीजिए आप, और कोशिश कीजिए पॉइंट लोड का सारा केस आपसे बन जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप यहां से चीज़ों को कंसंट्रेट होके ध्यान से अगर देखे होंगे, कंसंट्रेशन के साथ देखे होंगे, तो आपसे बन जाएगा सारा का सारा पॉइंट लोड करके, चाहे सिंपली सपोर्टेड के लिए हो, ओवर हैंगिंग के लिए हो, चाहे कैंटिलीवर के लिए हो। तो आने वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर आज का लेक्चर आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो टास्क आपको मालूम है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करना है, वैसे बच्चों तक पहुंचाना है जो मैं बार बार कहता हूं, जिनको लगता है कि ये सब टॉपिक बहुत टफ है, इसको नहीं पढ़ा जा सकता है, उन तक तो ये वीडियो बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए। ये आप लोगों का टास्क होगा, ठीक है। तो अब इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।